हेलो एवरीवन, हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर इज सिस्टम एंड सराउंडिंग, वर्क, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज, heat capacity, Hess law of constant heat, summation, entropy, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics, and last one is Gibbs free energy. Let's begin. The study of heat or any other form of the energy into or out of a system due to physical or chemical transformation is called the chemical thermodynamics. अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी यानी पढ़ाई कर रहा हूँ किसके बारे में? अबाउट हीट, एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट या कोई अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी के जो कि सिस्टम के अंदर है या उसके बाहर है, इनटू और आउट, वो किसी सिस्टम के अंदर है या बाहर है, या वो किसी फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार के एनर्जी के कन्वर्जन को स्टडी करते हो, वो हीट के फॉर्म में हो या ना हो, वो फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसे ही हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब यहां पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि थर्मो स्टैंड फॉर हीट। थर्मो मीन्स हीट, ऑलरेडी मेंशन हियर, एंड डायनेमिक्स मीन्स कॉन्स्टेंटली चेंज। डायनेमिक मीन्स द थिंग विच आर कंटिन्यूअस इन अ चेंजिंग मोशन, उसे डायनेमिक्स कहते हैं। जो लगातार कॉन्स्टेंट चेंज जो अपने अंदर दिखा रहा है उसे कहते हैं डायनेमिक्स। अब मैं सबसे पहले यहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहूंगा। अ सिस्टम इज अ स्पेसिफिक पोर्शन विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडीज। सिस्टम उस जगह को कहा जाता है, पोर्शन यानी वो हिस्सा जिसे आप थर्मोडायनेमिक स्टडी के कंसीडरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं सिस्टम। Besides system, the rest of the universe, that is all other matters that can be interact with the system is called the surrounding. अब क्या बोला गया है? ये आपका सिस्टम, सिस्टम के बाहर का जो एरिया है वो सराउंडिंग, और जहां पे आपका सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलते हैं उस जगह को कहा जाता है यूनिवर्स। हम कहां रहते हैं? वी आर लिविंग इन अ यूनिवर्स। मेरी बॉडी, आवर बॉडी इज अ सिस्टम, हमारी बॉडी एक सिस्टम है, उसके आजू बाजू का जो एरिया है दैट इज द सराउंडिंग। The real, like beaker or test tube, or imaginary, like coordinate axes, surfaces, or lines separating two or more systems or a system from its surrounding is called the boundary. The thing which are separate system from its surrounding is called the boundary. आप सबको पता होगा बाउंड्री क्या होता है। आपने अगर एक कप में चाय लिया हुआ है तो आपका कप का चाय बाहर इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि वो एक सराउंडेड एरिया से कवर है। आपका वो जो चाय है वो कप में है, वो कप से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि वहां पे एक बाउंड्री है। तो जो कप का आउटर लाइन है दैट इज द बाउंड्री। तो यहां पे वही कहा जा रहा है कि जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे उसे कहा जाता है बाउंड्री। हीट को पास होने दे या आइडियाबेटिक होगा जो हीट को पास न होने दे। यहां पे देख लेते हैं हम, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखिए मेरे पास क्या क्या है। दिस इज द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, दिस इज द सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज सराउंडिंग, एंड ओवरऑल दिस इज नोन एज द यूनिवर्स। यहां पे क्या बोला है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। यहां पे आपको यूनिवर्स का तो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, बट सिस्टम की बाउंड्री और सराउंडिंग का रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। अब मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा टाइप ऑफ सिस्टम। वी हैव बेसिकली 3 टाइप ऑफ सिस्टम। हमारे पास 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बाउंड्री द सिस्टम कैन बी फॉलो अप 3 टाइप्स।
ओपन सिस्टम, पहला है हमारे पास ओपन सिस्टम. An open system can exchange matter as well as energy with its surrounding. The boundary here is not sealed and non-insulated thermally. For such a system, the delta M is not equal to 0 and delta E is not is equal to 0. क्या बोला गया है कि जो ओपन सिस्टम होता है यहाँ पे एक्सचेंज होता है मैटर और एनर्जी का उसके सराउंडिंग के साथ. बस आपको इतना याद रखना है. दिस इज द बेसिक. अगर आप और एडवांस में जाना चाहो तो यहां पे जो बाउंड्री है वो सील्ड नहीं होती, इतना ध्यान में रखना है. वो इंसुलेटेड बाउंड्री नहीं होती. जैसे कि सिस्टम डेल्टा एम इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो आपका डेल्टा एम यानी चेंज इन अ मास इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड चेंज इन एनर्जी इज ऑल्सो नॉट इज इक्वल टू 0. यानी वहां पे मास में भी चेंजेस हो रहे हैं और एनर्जी में भी चेंजेस हो रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लोज सिस्टम. क्या होता है क्लोज सिस्टम, ये अब हम लोग जानेंगे. अ सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज मैटर विथ इट्स सराउंडिंग, हाउएवर इट कैन एक्सचेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट, वर्क और रेडिएशन. दैट इज द बाउंड्री इज सील्ड बट नॉट insulated. That is hot water kept in a closed container for such a system. Delta M is equal to 0 and delta E is not is equal to 0. क्या कहा जा रहा है? A closed system does not exchange matter with its surrounding. Closed system कभी भी मैटर का एक्सचेंज नहीं करेगा अपने सराउंडिंग के साथ. It only exchange energy in the form of the heat. ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ, वो भी इन द फॉर्म ऑफ द हीट या रेडिएशन. हीट, वर्क या रेडिएशन के फॉर्म में यहाँ पे एक्सचेंज होगा. दैट इज द बाउंड्री इज सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड. बाउंड्री तो सील्ड है बट इंसुलेटेड नहीं है. जैसे कि आपने हॉट वाटर को किसी कप में रख दिया हो. चलिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ. मान लीजिए ये कप है आपका और आपने कप को ऊपर से क्लोज करके रखा है. जब आप चाय के कप को क्लोज करके रखोगे तो क्या होगा, यहाँ से हीट बाहर आएगी. यू विल फील द हीट, बट यहाँ से कोई भी भाप बाहर नहीं आएगा. आपके चाय में से कोई भी भाप, वेपर्स बाहर नहीं आएंगे. तो यहाँ पे जो आपका वेपर्स है वो मैटर हो गया और जो हीट है वो आपका रेडिएशन या एनर्जी हो गया. तो यहाँ पे आपका मास तो कभी नहीं चेंज होगा. मास डेल्टा एम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज इक्वल टू 0. यानी आपका जो भी चेंज आने वाला है मास में वो 0 आएगा. नो चेंज इन अ मास. बट एनर्जी इज नॉट इज इक्वल टू 0. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी यानी डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल एनर्जी इज नॉट इज इक्वल टू 0. इसे कहते हैं क्लोज सिस्टम. आसान भाषा में मैं कहूँ तो क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है. ठीक है, तो आपको ये दोनों ही टर्म्स को याद रखना है. नाउ अब मैं आपको आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बता देता हूँ. एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, और वी कैन से द बाउंड्री ऑफ दिस सिस्टम इज सील्ड एज वेल एज इंसुलेटेड. Thermos flask, that is example is thermos flask. For a such system, delta M is equal to 0 and delta E also is equal to 0. आइसोलेटेड जो सिस्टम है वो नाइदर ना ही मैटर को एक्सचेंज करता है ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ. यानी देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर. हम कह सकते हैं कि बाउंड्री तो सील्ड है, अवर बाउंड्री इज सील्ड एज वेल एज इंसुलेटेड. बाउंड्री सील्ड भी है और इंसुलेटेड भी है. जैसे आपका थर्मस फ्लास्क होता है, इसके अंदर आपने थर्मस देखा होगा, जो चाय वाले लेके घूमते रहते हैं उनके पास थर्मस फ्लास्क होता है. वो थर्मस फ्लास्क के बाहर एक इंसुलेटेड कवर लगा हुआ होता है. वो एनर्जी को भी बाहर निकलने नहीं देता और क्लोज होने के साथ साथ मैटर भी वहाँ से बाहर नहीं निकलता. तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर इज इक्वल टू 0 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0. इतना आपको याद रखना है. नाउ we will study about the macroscopic properties. It's a macroscopic properties. Thermodynamics basically deals with the macroscopic properties. The properties of a system which arise from the collective behavior of a large number of species are called macroscopic properties. क्या होता है macroscopic properties? ये वो प्रॉपर्टी होता है सिस्टम का जो तब अराइज होता है जब हम बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे स्पीशीज़ के बिहेवियर्स को एक साथ रख के देखते हैं. उसे ही कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. दिस प्रॉपर्टीज आर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा. ओके, अब ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, मैंने कहा लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ को कलेक्टिव बिहेवियर देखा जाता है. लार्ज नंबर में आपके पास स्पीशीज़ होगा, उनका हम कलेक्टिव बिहेवियर देखेंगे जिसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. अब ये लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ क्या हैं? बहुत सारी
स्पीशीज़ होंगी। अब इनमें क्या है वो स्पीशीज़, जैसे यहाँ पे आपको प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, मास मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, सरफेस टेंशन मिलेगा, विस्कोसिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा मिलेगा। यहाँ पे दो टाइप के आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। मेनली हमारे पास होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर आर कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो डिपेंड नहीं करते क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल लीजिए, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड ना करें। इट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। जैसे आपका प्रेशर ले लीजिए, अगर आप एक प्रेशर कुकर के अंदर 1 लीटर पानी डाल के अगर आप बॉईल करोगे तो जो प्रेशर जनरेट होगा दैट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। टेम्परेचर यानी आप मेल्टिंग पॉइंट ले सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ले सकते हो। आपके पास 1 लीटर ऑफ वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वही मेल्टिंग पॉइंट आपके 1 ड्रॉप ऑफ द वाटर का भी होगा। मीन्स द टेम्परेचर और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। 1 लीटर पानी हो या 1 ड्रॉप पानी हो, उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। सेम डेंसिटी भी सेम होता है, कॉन्सेंट्रेशन भी अमाउंट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी। तो आपको याद रखना है, whenever we are talking about the intensive property, we are dealing with pressure, temperature, density, concentration, surface tension, viscosity, reflective index etc. अब हम बात करते हैं extensive properties के बारे में। This property which depend upon the quantity of a matter। ये जो properties हैं ये quantity या amount of matter के ऊपर present डिपेंड करेंगे। कितना प्रेजेंट है आपका क्वांटिटी या मैटर सिस्टम के अंदर, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसे ही कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मास, वर्क एक्सेट्रा। अभी जब मैं बात करता हूँ 1 लीटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर। 1 लीटर और 1 ml में फ़र्क होता है। आई कैन ईजिली डिटरमाइन इट इज़ अ 1 ml एंड इट इज़ अ 1000 ml। ओके, सो द वॉल्यूम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है हमारा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वर्क, मास, एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, दे ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। The above properties can be best understood by the following example। अब जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है इनको हम अच्छे से फॉलोइंग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द स्टेट एंड पाथ फंक्शन। चलिए जानते हैं क्या होता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शंस, द फंक्शंस ऑफ अ सिस्टम whose value depend only upon the state of the system, that is initial and final state। सिस्टम का वो फंक्शन जो सिर्फ डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर, जैसे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट, ये स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, स्थिति के ऊपर। जैसे मान लीजिए आप चाय बनाने जा रहे हो, चाय बनाने के लिए आपने पतीला रख दिया, नीचे गैस बंद कर दिया, पानी डाल दिया, शक्कर डाल दिया, चाय पत्ती डाल दिया, एवरीथिंग डाल दिया। आपने सारा कंपोजिशन ले लिया जो भी आपका रिक्वायरमेंट था चाय बनाने के लिए, आपने सारी चीज़ें एक पतीले में डाल दी। तो जब आपने हीटिंग स्टार्ट किया, यानी जब आप इसे डाल रहे हो, दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ योर सिस्टम। ये है इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम। अब आपकी चाय बन के रेडी हो गई है, 5 मिनट तक आपने हीट किया, यहाँ पे बॉईल आने लग गया, वेपर्स निकलने लग गए, आपका टी रेडी हो गया। तो दैट इज योर फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। तो अब क्या हुआ कि जो इनिशियल स्टेट था मेरा चाय बनाने का, वो कन्वर्ट हो गया मेरे फाइनल स्टेट में। इनिशियल स्टेट में मेरा टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था, नॉर्मेलिटी N1 था। और फाइनल स्टेट में मुझे क्या मिला? टेम्परेचर T2 मिल गया, वॉल्यूम V2 मिल गया, प्रेशर P2 मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स N2 मिल गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब ऐसा फंक्शन, सिस्टम के वो फंक्शंस जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करें, उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। These are independent of the path or a manner by which this state is reached are called the state function। चाय बनाने के लिए आप नीचे या तो गैस चालू कर सकते हो, इलेक्ट्रिक हीटर रख सकते हो, इंडक्शन हीटर रख सकते हो, किसी
चूल्हे के ऊपर चाय बना सकते हो, तो यहाँ पे जो चाय बनाना है वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप चाय कैसे बना रहे हो, आप किस रास्ते से जाके चाय बना रहे हो। यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है कि चाय बनी या नहीं। वैसे ही स्टेट फंक्शन जो है वो इस बात से डील नहीं करता, वो इस बात के ऊपर नहीं डिपेंड है। इट मीन्स इट इज इनडिपेंडेंट ऑन द पाथ, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता। बाय विच द स्टेट इज रिच, किस तरीके से चाय बना, किस तरीके से आप उस स्टेट तक पहुंच रहे हो, किस मैनर से पहुंच रहे हो, किस रास्ते से पहुंच रहे हो। द स्टेट फंक्शन इज डज नॉट डील विद द पाथ, इट इज ऑन, सो दैट इज इट इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। दिस मोस्ट ऑफ द कॉमन वेरिएबल्स आर इनफैक्ट स्टेट फंक्शन, इनमें से बहुत सारे कॉमन वेरिएबल जो होते हैं वो स्टेट फंक्शंस होते हैं। एग्जांपल लीजिए स्टेट फंक्शंस के। एग्जांपल्स ऑफ द स्टेट फंक्शंस आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। अब हम लोग पाथ फंक्शन देखेंगे क्या होगा। द फंक्शन विच डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड आर कॉल्ड द पाथ फंक्शन। वर्क डन, हीट एक्सेट्रा। अब हीट हो गया, वर्क डन हो गया, ये सब आपके पाथ फंक्शन हो गए। नाउ our next topic is thermodynamic processes। क्या होता है thermodynamic processes वो देखेंगे। The state of a variable can be changed with a thermodynamic process। This process are of the following types। जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की मदद से, वो हम देखने वाले हैं। इनके कुछ प्रकार होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं देखने वाला हूं अबाउट द adiabatic process। व्हाट इज adiabatic process? In this process the system does not exchange heat with its surrounding, that is no heat can flow in or out of the system। For an adiabatic process dq is equal to 0, here q is the heat and d is the delta। adiabatic process क्या कहता है? इस प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम है वो डज नॉट एक्सचेंज हीट विथ इट सराउंडिंग, वो हीट को सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं करेगा। नो हीट कैन फ्लो इन और आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के अंदर बाहर कोई भी हीट आएगा जाएगा नहीं, इसे ही कहते हैं adiabatic प्रोसेसेस। इसके लिए जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट है वो 0 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए आपको dt इज इक्वल टू 0 लगेगा, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 एंड दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। आपका यहाँ पे T स्टैंड फॉर द टेम्परेचर, जिसके लिए आपका यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है। ओके, सो योर डेल्टा ई ऑल्सो इज इक्वल टू 0। हियर हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइसा वैसा इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। इस केस में क्या हो सकता है, हीट सिस्टम के अंदर बाहर आ जा सकता है, या वो सिस्टम के अंदर जा सकता है, या सिस्टम से बाहर भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है सिस्टम के। ओके, तो उसके लिए जो मेरा फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो आपको ये याद रखना है। नो, आइसोबैरिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस चेंज ऑफ अ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबैरिक प्रोसेस में जो चेंज आएगा स्टेट के अंदर कांस्टेंट प्रेशर को रखने के बाद, यानी इस केस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी dp इज इक्वल टू 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा कि जो वॉल्यूम है सिस्टम का रिमेन कांस्टेंट होगा, यानी dv इज इक्वल टू 0 होगा। द अबव 4 बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ ग्राफ। अब जो हमने ऊपर आइडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस देखा, उसका अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मुझे वॉल्यूम दे रखा है एंड वाई पे मुझे प्रेशर दे रखा है। द थिंग इज व्हाट कि आप आइसोबैरिक प्रोसेस में द प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक में द वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक में द प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन बी चेंज। ओके, तो एज यू कैन सी हियर, आप इनके ग्राफ को ड्रॉ कर लें। काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको ये ग्राफ एक्सप्लेन किया है। ओके, इसका नाम क्या है इस ग्राफ का, पीवी ग्राफ फॉर वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए हमें प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ डिस्कस किया, इसे कहते हैं पीवी ग्राफ, यानी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। आपको ध्यान में रखना है। नाउ we will discuss about cyclic process. When a system is undergone a number of different state and finally return to its initial state, the process is called cyclic. जब भी आपका सिस्टम किसी नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट में जाएगा और फाइनली वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा,
इस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब मान लीजिए आपका सिस्टम यहाँ पे इनिशियल था, वो फाइनल पे गया, लेकिन बट इनिशियली वो घूम के वापस से फर्दर वो घूम के आपके इनिशियल स्टेट पे आ गया। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। सच अ प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा ई और डेल्टा वी। ऐसे प्रोसेस के अंदर क्या होता है? चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, एंड चेंज इन द एंथैल्पी इज जीरो। जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो जीरो होगा, यानी डी इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। आपको ये याद रखना है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को पॉज करके अब तक हमने जो भी पढ़ा आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ प्रोसेस शोन बिलो द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ए आफ्टर सक्सेसिव चेंज। एग्जाम्पल लीजिए, ऐसा प्रोसेस जो आपको नीचे दिया हुआ है उसमें क्या होता है? द सिस्टम रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट। आपका जो सिस्टम है वो कहाँ रिटर्न आ जाता है? अपने ओरिजिनल स्टेट ए पे आ जाता है आफ्टर सक्सेसिव चेंज। एक चेंज के बाद, सक्सेसफुल चेंज के बाद वो रिटर्न ओरिजिनल स्टेट ए पे आ रहा है। कैसे आ रहा है वो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपका इनिशियल स्टेट क्या था? ए, जहां पे आपका प्रेशर 1 था, वॉल्यूम 1 था, टेम्परेचर 1 था, लेकिन वो चेंज होके स्टेट बी में गया, जहां पे प्रेशर बदला, टेम्परेचर बदला, वॉल्यूम बदला, फिर आप स्टेट सी में जाते हो। अब इस केस में क्या होता है कि आपका प्रेशर कांस्टेंट रह गया, वॉल्यूम ही बदला सिर्फ, और टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया। फिर आप रिटर्न टू इनिशियल यानी ओरिजिनल स्टेट पे आते हो, आपको अगेन P1, V1 और T1 मिल जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। ओके, ये आपके अलग अलग स्टेट्स हैं, ये चारों आपके डिफरेंट स्टेट हैं, A, B, C, एंड रिटर्न आपको ये A मिला है। A मीन्स यू विल गेट दिस। ओके, अब यहां पे मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा? इसे मैं अदर वर्ड्स में क्या बोल सकता हूं? एक रिवर्सिबल। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। Reversible and irreversible process. Reversible process are the process which takes place infinitesimally slow, or an ideal process which take infinite time for its completion. The direction of this process can be reversed at any point of a time. Such a process is an ideal process where every intermediate state is in equilibrium with other. This means in the reversible process system can be brought back to a initial state without leaving any effect on surrounding. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो इन्फिनिटेसिमली स्लो और एक आइडियल प्रोसेस माना जाता है। ये इन्फिनाइट टाइम्स लेता है, टेक्स इन्फिनाइट टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन। ये बहुत ही ज़्यादा समय लेता है। ओके, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, इन्फिनाइट टाइम लेता है अपने कंप्लीशन के लिए। द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। जो डायरेक्शन है इस प्रोसेस का आप कभी भी रिवर्स कर सकते हो, किसी भी पॉइंट से किसी भी समय पे। सच अ प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को हम आइडियल प्रोसेस कहते हैं। वेयर एवरी इंटरमीडिएट स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम विथ अदर। यहाँ पे जो आपका हर इंटरमीडिएट अपने इक्विलिब्रियम के साथ होता है अदर स्टेट में। दिस मीन्स इन द रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम कैन बी ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट। इसका मतलब क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है सिस्टम का, मैं वापस से उसको अपने इनिशियल स्टेट पे ले आ सकता हूं विदाउट लीविंग एनी एफर्ट ऑन द सराउंडिंग। कोई भी बिना ज्यादा एफर्ट्स डाले सराउंडिंग के ऊपर। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस हुज डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय स्मॉल चेंज इन वेरिएबल्स। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको मैं रिवर्स नहीं कर सकता स्मॉल चेंज डाल के वेरिएबल्स में। ऑल नेचुरली ऑक्यूरिंग प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जितने भी प्राकृतिक प्रोसेस हैं, जैसे हवा का बहना, झरना का गिरना, बारिश होना, ये सारी चीजें क्या होते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। ठीक है ना, अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या डिफरेंस है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ये देख लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट में रिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस कर लेता हूं। इट इज एन आइडियल प्रोसेस विच टेक इन्फिनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। ये एक आइडियल प्रोसेस होता है जो इन्फिनाइट टाइम लेता है कंप्लीशन के लिए। इट टेक फिनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। रिवर्सिबल प्रोसेस इनफिनाइट टाइम लेता है अपने कंप्लीशन के लिए, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस फिनाइट टाइम लेता है अपने कंप्लीशन के लिए। एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी भी स्टेट पे
उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इन द बिगनिंग एंड एट द कंप्लीशन स्टेप। यहां पे कभी भी, मतलब रिवर्सिबल में तो कभी आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, बट इरिवर्सिबल में क्या होता है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट होता है इन द बिगनिंग। या तो आपको इक्विलिब्रियम शुरुआत में दिखाई देगा या तो एंड ऑफ द स्टेप में दिखाई देगा। रिवर्सिबल, नाउ डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल। वर्क ऑब्टेन इज मैक्सिमम इन दिस प्रोसेस। जो वर्क होगा वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा इस प्रोसेस में। इरिवर्सिबल की अगर मैं बात करूं तो वर्क ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज नॉट मैक्सिमम। इस केस में आपको ज़्यादा वर्क, मैक्सिमम वर्क मिलता नहीं है। रिवर्सिबल में इन दिस प्रोसेस द अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स डिफर ओनली बाय इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मैग्नीट्यूड। रिवर्सिबल में क्या होता है, जो आपका अपोजिंग फोर्स है यानी प्रतिरोधक फोर्स, रोकने वाली फोर्स, ड्राइविंग फोर्स यानी चालक फोर्स, चलाने वाला फोर्स, उनके बीच में बहुत ही थोड़ा सा कम एनर्जी का या उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, अगर आपका अपोजिंग फोर्स इन्फिनिटेसिमली थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, उसका मैग्नीट्यूड अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया ड्राइविंग फोर्स से, तो आपका प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। क्या, अपोजिंग फोर्स बढ़ाने पे आपका प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। अगर ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है अपोजिंग फोर्स से तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है ड्राइविंग फोर्स से तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, यानी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। अगर मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं तो इन दिस प्रोसेस देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स। इरिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स ऑलवेज, इरिवर्सिबल में हमेशा ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा अपोजिंग फोर्स से। दिस प्रोसेस आर ओनली इमेजिनरी एंड कैन नॉट बी अचीव इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ये जो आपका प्रोसेस है आर ओनली इमेजिनरी, या आपका दिस प्रोसेस आर ओनली इमेजिनरी, ये सिर्फ इमेजिनरी है, एंड कैन नॉट बी अचीव इन एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये अचीव होता नहीं है। दिस प्रोसेस एक्चुअली अक्योर इन नेटिव। ये प्रोसेस एक्चुअल में अक्योर होता है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, चलिए देख लेते हैं। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप सिस्टम को कह सकते हो कि वो एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है इफ इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विद टाइम। अगर उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी समय के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं तब आप उस सिस्टम को क्या कह सकते हो कि माई सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद इन द सिस्टम और इट्स बाउंड्री। यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होता मैटर या एनर्जी का सिस्टम या उसके बाउंड्री के साथ। It is if thermodynamic equilibrium follow three equilibria exist simultaneously. थर्मोडायनेमिक आपका जो इक्विलिब्रियम है फॉलोइंग थ्री इक्विलिब्रिया दिया हुआ है, यहाँ पे तीन इक्विलिब्रियम्स एग्जिस्ट होते हैं। चलिए तीनों को डिस्कस कर लेंगे जो कि आपके थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंडर आते हैं। पहला है मेरे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दैट इज व्हेन नेट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज जीरो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, कब होता है, जब आपका नेटवर्क डन होता है ऑन द सिस्टम। याद रखना है यहाँ पे नेटवर्क इज डन ऑन द सिस्टम है और बाय द सिस्टम इज जीरो। अगर आपका नेटवर्क ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम जीरो है तब आप कहोगे कि आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूं, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम इंक्लूडिंग द सराउंडिंग। जो आपका टेम्परेचर है वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सिस्टम। सिस्टम के अंदर आपका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपके सराउंडिंग को इंक्लूड करके। केमिकल इक्विलिब्रियम दैट इज चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट एंड डेफिनेट। अगर मैं चेंज इन द कंपोजिशन की बात करूं सिस्टम में तो वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहेगा और डेफिनेट रहेगा। तो इन शॉर्ट आपको ये तीनों इक्विलिब्रियम याद होने चाहिए। अगर आपको कोई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पूछे तो आपके पास तीन बेसिक इक्विलिब्रियम्स होते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। वीडियो को पॉज करके आप ये तीनों इक्विलिब्रियम को राइट डाउन कर लें। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए फर्दर मूव करते हैं वर्क के पास। व्हाट इज द वर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको आई थिंक 8th स्टैंडर्ड से ही आपके साइंस के बुक में आ जाता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेंगे क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। वर्क,
इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस dx बाय अ फोर्स f, द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज गिवन बाय। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होता है डिस्टेंस dx से, आपने उसको क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, आपने उसको डिस्प्लेस डिस्टेंस dx कर दिया, और इसको डिस्प्लेस करने के लिए आपने जो फोर्स लगाया, इसके ऊपर आपका लगाने वाला फोर्स f था। f बाय अप्लाइंग f फोर्स यू डिस्प्लेस इट फ्रॉम अ डिस्टेंस dx। द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज गिवन बाय। अब कितनी मात्रा में काम हुआ है वो इस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हो। वर्क का फॉर्मूला ही होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है ना, तो वर्क का फॉर्मूला आपको मिल गया W इज इक्वल टू फोर्स इंटू dx। ये आपको हमेशा याद रखना है। दैट इज वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर्स। जो आपका वर्क है वो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। पहला इंटेंसिटी फैक्टर F एंड कैपेसिटी फैक्टर dx। एक आपका होता है इंटेंसिटी फैक्टर F और एक आपका होता है कैपेसिटी फैक्टर dx। नाउ वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन नॉट अ स्टेट फंक्शन। आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका वर्क डन है, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। वर्क डन आपका क्या होता है, पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन नहीं होता। एज इट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। अभी हमने पता लगा डिस्टेंस आता है, तो आपका जो वर्क होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड होता है, किस रास्ते से चल के आप काम कर रहे हो इस बात पे डिपेंड होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब भी वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम वो इंक्रीज कर देगा एनर्जी ऑफ द सिस्टम का, एंड इज टेकन एज पॉजिटिव वाइल वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। क्या बोला है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर आपका वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम तो वो इंक्रीज कर देगा एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी कब, जब आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। एंड इज टेकन एज पॉजिटिव, उस केस में आपको पॉजिटिव वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। वाइल वर्क डन बाय द सिस्टम, और जब आपका वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो आपको नेगेटिव वैल्यूज ऑब्टेन होगा, यानी नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। यानी W आपको नेगेटिव कब मिलेगा, जब आपका वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, देन यू विल गेट W इज इक्वल टू नेगेटिव। एंड आपका W पॉजिटिव कब होगा, जब आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम द वैल्यू इज पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम द वैल्यू इज नेगेटिव। इतना आपको हमेशा याद रखना है। वर्क डन इन आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपांशन और कंप्रेशन। जो वर्क डन होता है किसी भी आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपांशन या कंप्रेशन में, वो देख लेते हैं। यहाँ पे मेन तो है ये फार्मूला मेमोराइज रखना, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब ये फार्मूला क्या और कैसे एक्सप्लेन करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन एन आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपांशन द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग माइनस PdV when its volume change from 1 to 2, volume V1 to volume V2 at constant internal pressure. That is W is equal to negative integral of V1 to V2 P ext stand for external into dV। ठीक है ना, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपांशन के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका टोटल वर्क डन है बाय द सिस्टम, ये आपको कब मिलेगा, जब आप इंटीग्रेटिंग यूज करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव हियर द साइन इज इंडिकेट द डायरेक्शन, नेगेटिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, चेंज आने वाला है आपका dV। D स्टैंड फॉर डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज फ्रॉम इनिशियल आपका V1 यानी इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज फाइनल वॉल्यूम। तो जो आपका चेंज आएगा वो फाइनल माइनस इनिशियल आने वाला है, दैट इज V2 माइनस V1 एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पे आपको जो PEXT है ये स्टैंड फॉर एक्सटर्नल प्रेशर, एंड हियर इट इज अ कांस्टेंट टर्म। दिस इज योर वेरिएबल एंड दिस इज योर कांस्टेंट, आपको इतना ध्यान में रखना है। अब आपको जो ज्योमेट्रिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन रिप्रेजेंटेड द एरिया बॉन्डेड बिटवीन द कर्व P is function of is equal to function of the volume and volume area from V1 to V2। आपका वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ जा रहा है, मीन्स योर दिस इज योर V1 इज योर इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज योर फाइनल वॉल्यूम। तो आपको अगर डिफरेंस निकालना है तो V2 माइनस V1 करना पड़ेगा, ओके। एंड आपका जो चेंज आ रहा है वो V1 से V2 की तरफ आ रहा है, मीन्स यू मूविंग फ्रॉम V1 टू V2 एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन वॉल्यूम एंड दिस इज योर इनिशियल वॉल्यूम। इतना आपको ध्यान में रखना। अब अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, ज्योमेट्रिकल मीन देखूं, तो ये मुझे कैसे मिलेगा, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे द मैकेनिकल वर्क इज कंसिडर एज एक्सपांशन इफ
if dV is greater than 0 or concentration of delta V is less than 0, those work expansion is negative and work contraction is positive. तो आपका जब भी वर्क का एक्सपांशन होगा वो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, और जब भी आपका वर्क का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो आपको पॉजिटिव देगा. एक्सपांशन वर्क इज नेगेटिव एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्क इज पॉजिटिव. इतना आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पे अगेन हमने पीवी डायग्राम ले लिया है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. दिस इज फॉर इरिवर्सिबल वर्क डन. ठीक है, तो आपका दिस इज योर V1 टू V2 आपका वॉल्यूम चेंज हुआ है. ठीक है, इनिशियली आपका क्या था, प्रेशर. यहाँ पे आपका जो प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम दे रखा है. तो आपको ये ग्राफ बेसिकली ध्यान में रखना है. आगे बढ़ते हैं. अब मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस. अब मैं यहाँ पे आपके साथ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन और कंप्रेशन डिस्कस करूँगा. ये एक्सपांशन और कंप्रेशन आइडियल गैस का है, इतना आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, वर्क डन व्हेन अ गैस एक्सपांड थ्रू अ स्मॉल वॉल्यूम dV अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर Pxt इज गिवन बाय. यहाँ पे जो भी आपका वर्क डन होगा, जब भी आपका गैस एक्सपांड होगा थ्रू अ स्मॉल वॉल्यूम, आपका गैस कैसे एक्सपांड हो रहा है, थ्रू अ स्मॉल वॉल्यूम से एक्सपांड हो रहा है, एंड dV अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर. आपका यहाँ पे जो डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में आएगा. इसके लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है, वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सटर्नल प्रेशर dV. अब इसका इंटीग्रल अगर मैं देखूँ तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 nRT डिवाइड बाय वॉल्यूम, ओके, एंड डिवाइड बाय dV. अब देखिए यहाँ पे अगर आपको PV इज इक्वल टू क्या मिलता है, nRT. ठीक है, तो PV इज इक्वल टू आपको क्या मिला, nRT. लेकिन यहाँ पे आपके पास एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो आपने क्या किया, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, यानी आपने PEXT को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम किया, तो आपको P एंड V मिल गया, जिसकी वजह से आप RT लिखोगे, nRT लिखोगे, लेकिन ये वाला वॉल्यूम आपका यहाँ पे आ गया. अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ. PV की जगह ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो मुझे ओवरऑल जो आंसर मिलेगा वो यही मिलेगा, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम V1 टू V2 nRT डिवाइड बाय V डेल्टा V. फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन T इज कांस्टेंट. आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए आपका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा, ये याद रखना है. W इज इक्वल टू नेगेटिव nRT इंटीग्रल ऑफ V2 डिवाइड बाय V1. ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूलेस आपको मेमोराइज होने चाहिए. ठीक है, सेम फॉर्मूला है बट इनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है. एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. वो कैसे अप्लाई करना है अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे मुझे क्या मिला, वर्क नेगेटिव 2.303 nRT log V2 बाय V1. ठीक है ना, और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर नेगेटिव W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 डिवाइड बाय P2. ध्यान रखना है, वॉल्यूम है तो V2 पहले आएगा और बाद में V1 आएगा, और प्रेशर है तो P1 पहले आएगा और बाद में आपका P2 आएगा. ये आपको हमेशा याद रखना है. इन शॉर्ट ये दो फार्मूला आपको बाय डिफॉल्ट याद होना ही चाहिए. ठीक है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर. इतना ध्यान में रखना है. ऑल्सो रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपांशन इज द मैक्सिमम वर्क एंड रिवर्सिबल वर्क ऑफ कंप्रेशन इज मिनिमम वर्क. क्या बोला है कि अगर आपका रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क मैक्सिमम मिलेगा, और अगर आपका रिवर्सिबल कंप्रेशन है तो वर्क मिनिमम मिलेगा. इतना ध्यान में रखना है. बिकॉज नो फ्रैक्शनल लॉस आर कंसीडर एंड हेंस नो लॉस ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे आपका कोई भी फ्रिक्शनल लॉस नहीं होगा, इसे कंसीडर करना है, और कोई भी एनर्जी लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला है. इन एन एक्सपांशन प्रोसेस द एक्सटर्नल प्रोसेस इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम. अगर मैं एक्सपांशन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन द प्रेशर होगा ऑफ द सिस्टम. PEXT इज इक्वल टू P इन प्लस और माइनस DP. आपको ध्यान में रखना है. सच प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कहते हैं. चलिए अब मैं वर्क रिवर्सिबल इज मैक्सिमम वर्क के लिए फॉर्मूला देख लेता हूँ. वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय इक्वेशन. जो भी आपका वर्क डन होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए किसी भी आइडियल गैस का, उसके लिए आपका जो भी गिवन इक्वेशन हो क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस PEXT डेल्टा V. ओके, फॉर्मूला याद रखो. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पे बस D था, अब D की जगह मैंने यहाँ पे डेल्टा लिख रखा है, बस इतना ही चेंज आया है. फॉर अ गिवन चेंज ऑफ द वॉल्यूम dV वर्क कैन बी मैक्सिमम इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज मैक्सिमम. क्या बोला गया है, अगर आपका वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में तो चेंज हो ही रहा है, वर्क आपको कम मैक्सिमम मिलेगा
जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर मैक्सिमम होगा तो आपको मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। बट फॉर एक्सपांशन, अगर मैं एक्सपांशन की बात करूं, पी एक्स टी हैज़ टू बी स्मॉलर देन पी इंटरनल। अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर कम है इंटरनल प्रेशर के, दिस मीन्स फॉर गेटिंग मैक्सिमम वर्क द एक्सटर्नल प्रेशर हैज़ टू बी इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर देन द इंटरनल प्रेशर। क्या बोला है कि जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो थोड़ा सा एकदम इन्फिनिटेसिमली बहुत ही कम होना चाहिए इंटरनल प्रेशर से। दिस कंडीशन आर नियरली क्लोज टू रिवर्सिबिलिटी। ये कंडीशन लगभग रिवर्सिबिलिटी के करीब का होता है फॉर अ गिवन चेंज ऑफ द वॉल्यूम। अब यही आपको वॉल्यूम में चेंज देगा। फॉर दिस वी कैन रिटन एज वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फ्री एक्सपांशन। चलिए फ्री एक्सपांशन के बारे में कुछ सीखते हैं। एक्सपांशन ऑफ अ गैस इन अ वैक्यूम, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। अगर आप एक्सपांशन चाहते हो गैस का वैक्यूम के अंदर, तो आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो जीरो होना चाहिए। ई इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन। जब भी आपका पी ई एक्स टी जीरो होगा तभी आपको फ्री एक्सपांशन मिलेगा, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी डी वी। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है, नो वर्क इज डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन के वक्त कोई भी वर्क डन नहीं होता। किस केस में? फॉर एन आइडियल केस, फॉर आइडियल गैसेस, वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। चाहे वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है ना। यहाँ पे आपको रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, रिमेंबरिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। लेट अस डिस्कस अबाउट द रिमेंबर पॉइंट्स। चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एमसीक्यूज में ये पूछ ही लेता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन इंक्रीज एज द नंबर ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्स इंक्रीजेस। क्या बोला है? तो जो मैग्नीट्यूड होता है वर्क का किसी भी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए, वो इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इंक्रीजेस। तो जितने आपके मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क किसी भी आइसोथर्मल इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन में इंक्रीज होगा। कब? जब आपका नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो जाएगा। इतना ध्यान में रखो। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क विल बी मोर इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन। जो मैग्नीट्यूड है आपका वर्क का वो ज़्यादा होगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन में देन किससे? आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन से। फॉर द सेम चेंज इन द वॉल्यूम। कब? जब आपका सेम चेंज होगा वॉल्यूम में, तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन के। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डिक्रीज एज द नंबर ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्स इंक्रीज। तो आपका इस केस में क्या होगा? जो मैग्नीट्यूड है वर्क का वो डिक्रीज हो जाएगा अगर आपका नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो रहा है तो। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं वर्क डन इन आइडियाबैटिक एक्सपांशन और कंप्रेशन प्रोसेसेस। अब हम वर्क डन देखने वाले हैं आइडियाबैटिक एक्सपांशन और कंप्रेशन के प्रोसेसेस में। ये जो आइडियाबैटिक एक्सपांशन होता है, नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। आइडियाबैटिक में हमें पता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि कोई भी हीट अंदर या बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं होता, यानी आपका जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट है वो जीरो होना चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? जो भी आपका डेल्टा ई है वो किसके बराबर होना चाहिए? डब्ल्यू के। The molar heat capacity at a constant volume of an ideal gas is given by। अब यहाँ पे जो आपका molar heat capacity है constant volume के लिए for an ideal gas, वो कैसे दिया है? CV is equal to DE by DTV। यहाँ पे आपका जो heat capacity है, okay, molar heat capacity terms of volume is given as DE by DTV। अब DE जो है वो आपका क्या है? CV इंटू डी टी। अब क्या होगा? अगर मैं वॉल्यूम दोनों साइड कांस्टेंट है, हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे जाएगा तो मुझे DE की वैल्यू मिल जाएगी। एंड फॉर इन्फिनाइट चेंज, और इन्फिनाइट चेंज के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको नीचे डेल्टा ई, सी वी एंड डेल्टा टी ये सब बताऊंगा। नाउ फर्स्ट, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपांशन। अगर आपका वर्क डन हो रहा है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपांशन में, मान लीजिए लेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज। अब जो भी आपका वर्क डन हो रहा है सिस्टम के जरिए वो क्या है? W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। अभी हमने ये डिस्कस किया वर्क का फॉर्मूला। फॉर अ स्मॉल चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। अब ये किसके लिए दे रखा है? ये स्मॉल चेंज कहाँ पे हो रहा है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा है 1 मोल ऑफ द गैस के लिए। अभी हमने डिटरमाइन किया
कि W इज इक्वल टू आपको क्या मिल सकता है, डी ई इज इक्वल टू सी वी डॉट डी टी। अगर आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू है तो आप बोल सकते हो कि W इज इक्वल टू सी वी डी टी है। तो हमने W की जगह पे क्या लिख लिया, सी वी इज इक्वल टू डी टी। अब मुझे पता है नो द W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, तो यहाँ पे माइनस पी डी वी ले लिया मैंने, और हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया दिस इज़ फॉर 1 मोल। तो अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाय आर टी आई गेट ओनली आर टी। तो यहाँ पे हमने वही किया, माइनस एज सच पी वी की जगह आपका आर टी आ गया, वॉल्यूम वी, यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आई टी होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास P सिंगल है, तो मैं क्या करूँगा, इस P को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय V करूँगा। तो पी वी की जगह मैं क्या लिख लूँगा, एन आर टी, और ये जो V वॉल्यूम बचा है मैं इसको डिवाइड बाय V कर दूँगा, तो मुझे ओवरऑल ये इक्वेशन मिल जाएगा। n की वैल्यू 1 रखने के बाद P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आर टी बाई वी, और डेल्टा V एज सच। नाउ आई नो दैट सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर टी डिवाइड बाई वी डी वी। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल एक रीअरेंजमेंट करने वाला हूँ जिसमें ये जो टेम्परेचर है इधर आके इसको डिवाइड कर देगा। तो मुझे क्या मिल गया, सी वी डेल्टा टी बाई टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, एंड माइनस आर, एंड हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब जो वर्क डन हो रहा है, वॉट एवर बी द माई वर्क डन, इस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वर्क डन सी वी इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू सी वी T2 माइनस डेल्टा मीन्स चेंज इन टेम्परेचर एंड दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, एंड हियर आर गामा माइनस 1 एंड दैट इज T2 माइनस 1। तो आप वर्क डन सी वी इंटू डेल्टा टी ले सकते हो, उसकी जगह पे आप सी वी इंटू T2 माइनस T1 ले सकते हो, और फॉर दैट प्लेस आर डिवाइड बाय गामा माइनस 1 दैट इज T2 माइनस T1, ये भी ले सकते हो। तो सिंपल है, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। अब जो यहाँ पे मेन कंसर्न आ रहा है कि व्हाट इज द P, हियर माई P इज internal pressure, delta V is increase in volume, delta T is fall in temperature। याद रखना यहाँ पे डेल्टा मतलब इंक्रीज नहीं है, डेल्टा मतलब फॉल भी नहीं मानना है आपको। डेल्टा मीन्स हम यहाँ पे सिंपली चेंज मानेंगे, लेकिन वॉल्यूम में कैसा चेंज हो रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम वाला चेंज हो रहा है। इंक्रीज जैसा चेंज हो रहा है तो वो इंक्रीज साइड में हो रहा है, यहाँ पे जो डेल्टा चेंज हो रहा है वो फॉल यानी डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। सी वी मीन्स हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एंड आर इज द गैस कॉन्स्टेंट। व्हाट इज माई आर, R is nothing but the gas constant, and what is the gamma? Gamma is Cp divided by Cv। यहाँ पे C stand for the heat capacity and P for pressure and V for volume। तो heat capacity of pressure divided by heat capacity of volume, इतना आपको ध्यान में रखना है। Cp is the heat capacity at constant pressure, ठीक है। The heat capacity in terms of the constant pressure and divided by heat capacity in constant volume, तो आपको gamma की वैल्यू मिल जाएगी, इतना ध्यान में रखना। Now अब मैं यहाँ पे आपको देखूंगा वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपांशन इन फ्री एक्सपांशन। अब आपका जो भी वर्क डन हो रहा है एक इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपांशन में हो रहा है, फ्री इन फ्री एक्सपांशन के लिए द एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। यहाँ पे आपको जो एक्सटर्नल प्रेशर मिलेगा वो जीरो मिलेगा, दैट इज वर्क डन इज जीरो, और यहाँ पे आपका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। दिस इज फॉर फ्री एक्सपांशन। यहाँ पे आपका प्रेशर जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। In intermediate expansion, suppose the pressure is suddenly released to 1 atmosphere and gas expanded adiabatically against the constant pressure। मान लीजिए कि आपका जो प्रेशर है वो सडनली रिलीज हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। कहाँ रिलीज हो गया, अप टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिलीज हो गया। द गैस एक्सपांड आइडियाबेटिकली। अब आपका जो गैस है वो कैसा एक्सपांड हुआ है, आइडियाबेटिकली एक्सपांड हुआ है अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर। किसके अगेंस्ट में, कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट में। सिंस दिस इज नॉट ए रिवर्सिबल एक्सपांशन, अभी ये एक रिवर्सिबल एक्सपांशन नहीं है जैसा कि अबो इक्वेशन में था, तो अब क्या होगा, आपका अबो इक्वेशन विल बी चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, एंड दिस इज गिवन एज डब्ल्यू इज इक्वल टू सी वी दैट इज T2 माइनस T1 कैन बी यूज। उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज व्हेन दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल एक्सपांशन। एक आपको इंटरमीडिएट एक्सपांशन या जो कि रिवर्सिबल एक्सपांशन नहीं है उसके लिए यूज करना है। नाउ लेट्स द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर Pxt। मान लीजिए आपका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 एक्सटर्नल प्रेशर्स के अगेंस्ट में, W इज इक्वल टू माइनस Pxt V2 माइनस V1 एंड विच कैन बी रिटर्न एज
PV यानी nRT आपका यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो उन दोनों ही केसेस के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू nRT की पुट कर दिया है, जिसके बाद मुझे ये वैल्यू मिला है। अब क्या होता है, वर्क डन आपको क्या मिला, कांस्टेंट लगाने के बाद W इज इक्वल टू माइनस आर पी एक्सटर्नल T2 इंटू P1 माइनस T1 इंटू, अब देखिए क्या होगा कि इन दोनों ही केसेस में R कांस्टेंट थे तो मैंने उसको बाहर ले लिया। अब ये P1 यहाँ पे T2 के पास चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके राइट डाउन कर लिया है। तो ओवरऑल मेरा फार्मूला ये बन जाता है, मेरा फार्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल टू माइनस आर पी ई एक्स टी अंडर ब्रैकेट T2 P1 माइनस T1 P2 होल टर्म डिवाइड बाय P1 इंटू P2। आपको हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको ये बातें याद रखनी है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज इन आइडियाबेटिक एक्सपांशन दैट इज कूलिंग ऑक्योर। क्या बोला गया है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा किसी भी आइडियाबेटिक एक्सपांशन में, यानी सिस्टम इज गेट कूल्ड, एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस इन आइडियाबेटिक कंप्रेशन। टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा आइडियाबेटिक कंप्रेशन में, इसका मतलब सिस्टम गेट वार्म, आपका सिस्टम गर्म हो जाएगा। इन एनी आइडियाबेटिक प्रोसेस एक्सपांशन और कंप्रेशन, आपका कोई भी आइडियाबेटिक प्रोसेस हो, यो एक्सपांशन हो या कंप्रेशन हो, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो आपका फाइनल टेम्परेचर आएगा गैस का, वो कहाँ किस में होगा, इन रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इज लोअर देन द इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि कम होगा एज कंपेयर टू द इरिवर्सिबल प्रोसेस के। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स टी V2 माइनस V1। तो यहाँ पे W आपका क्या है, वर्क, दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। चलिए फिर नाउ अब हम लोग वर्क डन के ऊपर एक सॉल्व एग्जाम्पल कंसिडर करने वाले हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन 50 ग्राम आयरन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एन ओपन बिकर एट 25 डिग्री सेल्सियस, वर्क डन इज। सिंपल सा सवाल पूछा है आपसे। 50 ग्राम आयरन है जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमारा बिकर कैसा है, ओपन बिकर है, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वर्क डन पूछा गया है। सिंपल है, मैं आपके ऑप्शंस बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, A प्लस 2212.2 J, B 22.122 J, फिर है माइनस 2212.2 J, एंड लास्ट वन इज माइनस 221.22 J। J स्टैंड फॉर जूल्स, वर्क डन ऑलवेज मेजर इन जूल्स। अब इसका करेक्ट आंसर डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले देख लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए आपका Fe है सॉलिड, जो कि 2 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट करता है। आपके क्वेश्चन में मोल्स मेंशन नहीं है, बट Fe के ऊपर +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसके वजह से वो हमेशा 2 मोल्स ऑफ HCl से ही रिएक्ट करेगा। 1 मोल ऑफ Fe ऑलवेज रिएक्ट विद द 2 मोल्स ऑफ HCl, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या मिलेगा, FeCl2 यानी FeCl2 आयरन डाइक्लोराइड या फेरिक डाइक्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा 1 मोल्स। ठीक, नाउ अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन कैलकुलेट करता हूँ। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ही क्या है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन मास मुझे क्या है, 50 ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास आयरन का 56 होता है। जब मैं 56 डिवाइड बाय 50 करूँगा तो मुझे आंसर मिलता है 0.8929 मोल्स। नाउ अब मुझे वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वी नो दैट वर्क डन फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब डेल्टा वी स्टैंड फॉर द, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम में से अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मुझे ओवरऑल वॉल्यूम मिल जाएगा, जितना मेरा डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम आया है वो मुझे मिल जाएगा। ओके, नाउ वी फाइनल हियर वी इनिशियल इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या पता चला कि जो डेल्टा वी है मेरा वो क्या है, वी फाइनल ही है, क्योंकि इनिशियली जो मेरा वॉल्यूम था वो क्या था, 0 था ना। अब डेल्टा वी यहाँ पे विच इज इक्वल टू वी, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मुझे पता है पी वी इज इक्वल टू ऑलवेज एन आर टी होता है, लेकिन मुझे इन टर्म्स ऑफ वी चाहिए, तो पी यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, और पी भी कैसा है, मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है। ओके, तो पी एक्सटर्नल मुझे इस फॉर्मेट में आंसर मिल गया ना, तो आई गेट दिस आंसर। नेक्स्ट, अब मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले के अंदर। आई गॉट द वैल्यू ऑफ द डेल्टा वी, मुझे यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद मुझे देखिए आंसर कैसा मिला,
W इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू NRT डिवाइड बाय P एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू माइनस NRT। मुझे क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। हियर आई नो व्हाट N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया। R इज द गैस कॉन्स्टेंट, R की वैल्यू डाल दी जो कि है 8.314 एंड T इज टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो आपको 298 केल्विन्स में आंसर मिल गया टेम्परेचर ना। अब इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट द आंसर -2212.2 जूल्स। सो द करेक्ट आंसर इज द C1। C इज आवर करेक्ट आंसर। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जुड़े रहें नॉलेज इन्फिनाइट के साथ, और ऐसे ही हम रिवीजन लेक्चर्स लेते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।